में हम बात करने वाले हैं इफ़ेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि न्यू वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक इफ़ेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को फ्री कंसीडर करते हैं, मतलब उस पर जो पोटेंशियल लग रहा है वो ज़ीरो है या फिर उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उस टाइम पर जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है उसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मास। लेकिन अगर उसी इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर दिया जाए पॉजिटिव आयंस के बीच में, तो क्या होगा, वो पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन पर क्या करेंगे, कुछ ना कुछ अपना फोर्स लगाएंगे। तो जैसा कि हमने देखा क्रोनिग पेनी मॉडल में, तो क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन दो पॉजिटिव आयंस के बीच में मूव करता है तो नियर द पॉजिटिव आयन वो जो पोटेंशियल एक्सपीरियंस करता है वो कितना होता है, जीरो। और जब ये दो पॉजिटिव आयंस के बिल्कुल मिड में होता है तो उस टाइम पर वो जो पोटेंशियल एक्सपीरियंस करता है वो होता है मैक्सिमम। तो इस टाइप से उसका जो पोटेंशियल है वो कैसे वेरी करता है, वो पीरियोडिकली वेरी करता है जीरो से मैक्सिमम। और जब दो पॉजिटिव आयंस के बीच में होता है और जैसे ही पॉजिटिव आयन से दूर जाएगा तो अगेन ज़ीरो। तो फिर से अगेन दो पॉजिटिव आयंस के बीच में जीरो से मैक्सिमम एंड देन मैक्सिमम से अगेन ज़ीरो। तो ये जो पोटेंशियल है उसका कैसा बन जाता है, पीरियोडिक पोटेंशियल। और अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर रख देते हैं तो उस टाइम पर ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन था, ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेट होना शुरू कर देता है। तो उस टाइम पर हम इलेक्ट्रॉन के मास को फ्री इलेक्ट्रॉन मास नहीं कह सकते। तो उस टाइम पर जो हम टर्म यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन के मास के लिए, उसको हम कहते हैं इफ़ेक्टिव मास कहते हैं। तो क्या हुआ इफ़ेक्टिव मास हमारे पास, कि जब इलेक्ट्रॉन जो कि पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर है, जब उसको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो क्या होता है, उसका जो मास है वो क्या है, वेरी करता है वेलोसिटी के साथ। क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करते हैं या फिर कहीं एक्सेलरेट होता है। तो मास जो है वो किसका फंक्शन बन जाता है, वो वेलोसिटी का फंक्शन बन जाता है। और उस टाइम पर जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है उसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव मास कहते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन मास से इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए रिप्रेजेंटेशन में हम m के ऊपर बस ये स्टार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जब हम इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रख रहे हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएगा। तो उस फोर्स की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देंगे, सेम डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट होना शुरू कर देंगे। तो ये जो फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम कितना कंसीडर कर रहे हैं, वो कैसे होता है हमारे पास, F इज इक्वल टू क्यू इंटू में E, जहाँ पर Q क्या है, Q है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और E क्या है हमारे पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस टाइम पर ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू में Q भी। और हमें पता है वैसे फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। क्योंकि यहाँ पर हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा है तो इस टाइम पर इलेक्ट्रॉन के मास को किससे रिप्लेस कर देंगे, उसके इफेक्टिव मास से। तो क्या हो जाएगा हमारे पास m स्टार इंटू में a। तो यहाँ से अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाले तो वो क्या हो जाएगी, f बाई एम स्टार। अब हम क्या कह रहे हैं, जैसा कि आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस याद होगी, क्या कहती है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होता है जब वो न्यूक्लियस के अराउंड एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एज ए वेव कंसीडर कर सकते हैं। कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो हमारा पार्टिकल था वो पार्टिकल नेचर पजेस करने के साथ साथ वेव नेचर भी पजेस करता है। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है वो किसके अंदर आती है, क्वांटम थ्योरी के अंदर आती है, क्वांटम मैकेनिक्स में। तो क्या हुआ कि जब हम इलेक्ट्रॉन को क्वांटम पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं तो उस टाइम पर इस पार्टिकल को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, एज ए वेव कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो हमने कंडक्टर लिया
है, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल रहे हैं, वेव, तो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोल देंगे, वेव पैकेट या ग्रुप ऑफ वेव्स बोल देंगे। ठीक है, तो ये जो वेव पैकेट है वो क्या है, जिस वेलोसिटी से ग्रुप के अंदर ये सारे के सारे मूव कर रहे हैं, सारे के सारे ग्रुप में मूव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, तो इस टाइम पर ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं उस वेलोसिटी को बोल देंगे हम ग्रुप वेलोसिटी। और ग्रुप वेलोसिटी को क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम कैसे निकालते हैं, वो होती है हमारी डी ओमेगा बाई डी के। और अब अगर हम एनर्जी देखें तो एनर्जी क्या होती है, हमारी एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है हमारी वो होती है p²/2m। और क्वांटम मैकेनिक्स में हम p को क्या लिखते हैं, h⁻k लिखते हैं। अब p h⁻k के इक्वल कैसे होता है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहती है, लैम्डा क्या होता है हमारा h/p, यही होता है। यहाँ से p की वैल्यू निकाले तो क्या बनती है, h/λ। अब हमें क्या करना है, इसको 2π से मल्टीप्लाई कर देना है, 2π से डिवाइड कर देना है, तो h/2π ये हो जाता है h⁻, इसको हम बोलते हैं। और 2π जो लैम्डा होता है इसको हम k प्रोपेगेशन वेक्टर बोलते हैं। तो p की क्या वैल्यू बन गई, p हो गया हमारा h⁻k। और एनर्जी क्या थी, एनर्जी थी p²/2m। तो p की वैल्यू जैसे ही h⁻k पुट करेंगे तो जो हमारी एनर्जी होगी वो क्या बन जाएगी, h⁻²k²/2m। सेकेंडली e हमारा क्या होता है, E = h⁻, ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या करना है, हमने 2π से मल्टीप्लाई कर देना है, 2π से डिवाइड कर देना है, तो h/2π फिर से क्या बन जाएगा, h⁻ बन जाएगा। और 2π न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी, तो ये क्या बन जाएगी, 2π न्यू क्या होती है हमारी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो E किसके इक्वल आ गया, E आ गया h⁻ω। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करते ही किसकी वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। तो ओमेगा कितना आ गया हमारे पास, h⁻k²/2m। तो जो ग्रुप वेलोसिटी थी वो क्या थी, डी ओमेगा बाई डी के, मतलब एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, प्रोपेगेशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है, इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में। तो जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, h⁻k/m। और h⁻k अभी अभी हमने देखा वो क्या होता है, मोमेंटम p। और मोमेंटम क्या है, mv के इक्वल होता है। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, सिंपली v के इक्वल आ जाएगा। v क्या है यहाँ पर, पार्टिकल की वेलोसिटी। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास, जब हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल कंसीडर कर रहे थे उसकी वेलोसिटी v थी, जब हमने उसको एज ए वेव कंसीडर किया तो उस टाइम पर जो वेलोसिटी कंसीडर कर रहे थे वो थी vg। और दोनों ही क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को हम एज ए वेव यहाँ पर कंसीडर करके चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमने अभी तक किया ये सिर्फ इसीलिए किया है ताकि हम ये बता सकें कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल होता है उसको हम कैसे एज ए वेव भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की ही वेलोसिटी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो अब हमें क्या करना है, अभी हमें निकालना है इफेक्टिव मास, m स्टार की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आगे जो भी हम करने जा रहे हैं वो m स्टार की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ तक अभी तक जो भी हमने किया इसमें सिर्फ हमने ये प्रूव किया है कि इलेक्ट्रॉन को हम एज ए वेव कंसिडर कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, अब हमारे पास देखिए क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा कि जो हमारी ग्रुप वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डी ओमेगा बाई डी के होती है। ओमेगा क्या होता है, 2π न्यू होता है। ठीक है, अब 2π तो एक कांस्टेंट है, तो किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, न्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डी न्यू बाई डी के। ई किसके इक्वल होता है, एच न्यू। न्यू की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, ई बाई एच। तो यहाँ से एच तो एक कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, तो 2π बाई एच हो जाएगा। के ई का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा, के के रेस्पेक्ट में। तो ये बन गया 1 में h⁻ डी ई बाई डी के। तो ये आ गई हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा सब क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए इफेक्टिव मास की, हमें निकालनी है m स्टार की वैल्यू। तो m स्टार की वैल्यू
जो हमारी निकलेगी, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एम स्टार है वो किस पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर देखिए जो एम स्टार है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो एक्सेलरेशन पर। और अभी जो हम डेरिवेशन निकाल रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो किस पर डिपेंड करता है, वो एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए ये हम सारा प्रोसेस कर रही हैं एनर्जी, एक्सेलरेशन को एनर्जी की टर्म्स में निकालने के लिए। तो जैसे ही हमारे पास एक्सेलरेशन एनर्जी की टर्म्स में आ जाएगा, यहाँ से इफेक्टिव मास की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, अभी तक हमने सोल्व कर लिया ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी आ गई हमारी किसकी टर्म्स में, एनर्जी की टर्म्स में। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और हमें पता है ए क्या है, dv/dt। और अभी अभी पढ़ा कि जो पार्टिकल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, ग्रुप वेलोसिटी के। तो v की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, dvg ग्रुप वेलोसिटी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, vg की वैल्यू अभी अभी निकाली है इक्वेशन नंबर 29 से, इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये क्या बना, 1/h कट dE/dk। अब यहाँ पर देखिए h कट तो क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको तो हम बाहर निकाल लेंगे। और d/dt को कैसे लिख रहे हैं, d/dk इंटू में dk/dt लिख सकते हैं ऐसे हम d/dt को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, d2E/dk²। ठीक है, के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा, और dk/dt को हमने एज इट इज रख लिया। तो ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन किसके टर्म्स में आ गया, देखिए डी के टर्म्स में आ गया ना। तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ये और टर्म आ रही है dk/dt, तो इसकी वैल्यू और निकालनी है। इसकी वैल्यू और भी सिंपल है, अभी अभी हमने पढ़ा p किसके इक्वल होता है, h कट के। तो dp/dt क्या हो जाएगा, h कट dk/dt। यहाँ से dk/dt की वैल्यू निकाल कर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, वो ये आ जाएगी हमारे पास 1/h कट स्क्वायर dp/dt d2E/dk²। और हमें पता है न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू dp/dt, मतलब फोर्स किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो dp/dt की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, वो F पुट कर देंगे। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, यहाँ से एक्सेलरेशन निकल कर आ गया F/h कट स्क्वायर d2E/dk²। ठीक है, तो एक्सेलरेशन किसके टर्म्स में आ गया, देखिए हमारे पास आ गया ना एनर्जी की टर्म्स में। इसीलिए ये सारा कुछ जो हम कर रहे थे डेरिवेशन, वो एनर्जी के ऊपर कर रहे थे, क्योंकि एक्सेलरेशन जो आ रहा है हमारा वो एनर्जी की टर्म्स में आ रहा है। अब क्या करेंगे कि जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने एक्सेलरेशन निकाला था जो कि इक्वल था F/m स्टार की, ये इक्वेशन नंबर 28, और जो अभी अभी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली है 31 में, इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो जैसे ही हम इक्वेट करेंगे तो एक्सेलरेशन था F/m स्टार, ठीक है, 28 के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर 31 के अकॉर्डिंग क्या है, F/h कट स्क्वायर d2E/dk²। तो F से F कैंसिल हो जाएगा, 1/m स्टार किसके इक्वल आ जाएगा, 1/h कट स्क्वायर d2E/dt²। तो यहाँ से अगर हम m स्टार की वैल्यू निकाल लें, मतलब इफेक्टिव मास की वैल्यू निकाल लें, तो इफेक्टिव मास हमारा क्या आ जाएगा, इफेक्टिव मास हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, इसको नहीं लिखना है आपने, ये छोड़ देना। ठीक है, तो m स्टार के क्या आ गया हमारे पास, m स्टार की वैल्यू आ गई h कट स्क्वायर बाई d2E/dk²। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किस किस के बीच में, इफेक्टिव मास और प्रोपेगेशन वेक्टर के बीच में, तो जो हमारे पास ग्राफ आता है वो ये आता है ग्राफ। अब ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि एनर्जी होती है हमारी क्या, h कट स्क्वायर k²/2m, यही होती है एनर्जी। अब मास को किससे रिप्लेस कर देंगे, इफेक्टिव मास से, तो ये बन गया m स्टार। तो m स्टार की वैल्यू निकाल लेंगे, तो m स्टार की वैल्यू क्या आ रही है, h कट स्क्वायर k²/2e, यही आ रही है वैल्यू। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो m स्टार है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, k² पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब m स्टार और k के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो k की प्लस वैल्यू के लिए भी m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, k की माइनस वैल्यू के लिए भी m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो ग्राफ में हम देख सकते हैं कि k की प्लस वैल्यू के लिए m क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और k की माइनस वैल्यू के लिए भी क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। और ये जो इक्वेशन है हमारी m स्टार की, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, इसीलिए ये जो कर्व आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वो एक पैराबोला आ रहा है। अब इस कर्व से क्या पता चल रहा है, कर्व से ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम k की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास जो m की वैल्यू है, इफेक्टिव मास की वैल्यू है, वो भी क्या है, बढ़ती जा रही है। k की वैल्यू प्लस में बढ़ाइए, k की वैल्यू माइनस में बढ़ाइए, m स्टार की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, ये यहाँ पर आप इसको k नोट कंसिडर कर लीजिए, प्लस k नोट और माइनस
माइनस के नोट। तो के की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर क्या हो रहा है, ये जो कर्व है ये किसको अप्रोच कर रहा है, फिर ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो के की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर ये जो कर्व है फिर ये इन्फिनिटी को अप्रोच करना शुरू कर देता है। तो इस पॉइंट पर जहाँ पर ऐसा होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। के नोट को हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो यहाँ ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि जो इफेक्टिव मास होता है वो प्रोपेगेशन कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करने के साथ साथ इंक्रीज होता है, और के की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जिसको हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट कह रहे हैं, उस पॉइंट पर जो हमारे पास इफेक्टिव मास है वो किसको अप्रोच करना शुरू कर देता है, वो इन्फिनिटी को अप्रोच करना शुरू कर देता है। तो ये हमारे पास है इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये उसका क्या होता है, रिलेशन होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।